तुमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की? हाँ ना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारे बच्चे, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सारे बच्चे आ गए? कैसे? I'm good. चलें जी, स्टार्ट करें। हाँ भाई, क्या पढ़ रहे हैं बताओ। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें इससे। राइट। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम बच्चों, वास्सलाम। अच्छा जी, ये आज इसके बाद मैं आपका टेस्ट अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? सो यू मस्ट अटेम्प्ट द टेस्ट। चैप्टर 2 पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लेंथी है, इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं इसमें, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। चलें जी, चैप्टर 2 सर ये टेस्ट आप। मोबाइल में, हाँ जी सर ये जो टेस्ट आप अपलोड करेंगे ये हम मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं? हाँ, यस यस श्योर। सर मगर होता नहीं है ये। क्यों, वजह? सर हमने ट्राई किया था 2-3 दफा लेकिन हुआ नहीं था। टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुआ यार। नहीं सर, वो स्कैन जो साइट है ना, पर हम जब अपना नाम वगैरह सब कुछ डालते हैं वो नंबर जो, लेकिन वो अपलोड नहीं होता, ओपन ही नहीं हो रहा। वो बच्चे, अभी मैंने टेस्ट अपलोड नहीं किया तो ओपन कहाँ से होगा? सर टेस्ट लॉगिन हो है, टेस्ट बाद की बात है, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं होता। हो जाता है सर, हमने किया है। बच्चे करते हैं यार, क्यों नहीं हो रहा प्रॉब्लम? वजह? सर वो इशू आ रहा है सर सर्वर में, सर मेरा भी नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं मालूम करूंगा आ जाएगा। सर्वर का इशू है, सबको प्रॉब्लम आएगी, वरना ओके सबका सर। अवेलेबल हो सकता है, ठीक है? चले बढ़ते हैं आपके चैप्टर नंबर 2। सारे म्यूट कर लें माइक्रोफोन अपना, चुप करके सुने अच्छे बच्चों की तरह, ठीक हो गया? जो समझना है सवाल पूछ लें आप। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 में हम आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। चैप्टर 1 सिंपल था, वो था पर्सन टू पर्सन कॉन्वर्सेशंस। इसमें आप इदारे के अंदर आ जाते हैं। स्कैन की मिसाल ले लो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करती है। So a little bit of complex model. Let's go through it. Once we read that, we'll understand fundamentals of workplace communication. अब अगेन सारे चैप्टर में आपने स्कैन को मद्देनजर रखना है आपने। Definition of business communication, यानी कमर्शियल, यहाँ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड सर्विसेज हो रही हो। Business communication involves the exchange of messages in a commercial environment. Commercial मतलब जहाँ गुड सर्विसेज की खरीदो, तो स्कैन में होती है ना भाई। स्कैन में यू कम एंड परचेज सर्विसेज, तो स्कैन्स भी एक कमर्शियल इन्वायरमेंट है। इस कमर्शियल इन्वायरमेंट में ये एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसमें जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, आगे क्या आ रहा है? रीजंस फॉर द एक्सचेंज। तो मैं ये सवाल करता हूँ, मुझे ये बताओ यार, स्कैन्स में जो कमर्शियल इन्वायरमेंट है, इसमें जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? ये 5 वर्ड है, रीजंस फॉर एक्सचेंज। आखिर स्कैन्स में जितनी मालूमात एक्सचेंज होती हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? Why do you exchange? ये की वर्ड्स हैं। To promote a product service, inform, request, persuade. बस इन चारों को लाइन करो, इन 4 की वर्ड्स को। इसको हम कहते हैं की वर्ड अप्रोच। पूरे जुमले नहीं याद करने होते, मेन की वर्ड या 5 वर्ड याद किया जाता है। Promote a product service, बस। To inform, share, request, persuade, ये इदारे में मालूमात एक्सचेंज होती हैं। किस लिए? इदारे की गुड्स प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, किसी दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए या मालूमात शेयर करने के लिए, किसी दूसरे से रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी दूसरे को कायल करने के लिए। ये सारे हैं क्या? ये सारे बहाने हैं कम्युनिकेट करने के यार। अभी मैं बात कर रहा हूं टू इन्फॉर्म यू, टू शेयर यू। क्या पता मैं ऊपर जाऊं, मैं किसी को परसुएड करूं, क्या पता मैं स्कैन्स के फ्रंट ऑफिस में किसी को कोई चीज प्रमोट करूं। तो सारों में कॉमन चीज क्या हो रही है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है यार। इंफॉर्मेशन होती है वो मुख्तलिफ नौयत की होती है। बाज़-औक़ात उसमें चीज़ें प्रमोट की जा रही होती हैं, बाज़-औक़ात किसी को खाली इन्फॉर्म परसुएड किया जा रहा होता है।
रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बस ये 4 कीवर्ड याद करो जो आपकी बुक में जिस हद तक कवर्ड है। हालांकि और भी लंबी लिस्ट बनाई जा सकती थी, फिर उन्होंने इतना कवर किया है, तो आप ऐसे ही करो कि बिजनेस या कमर्शियल एनवायरनमेंट में ये 4 बुनियादी मकासद होते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के। बस आगे आ जाओ। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर में डेफिनेशन पढ़ी हुई है स्टेक होल्डर की? यस पढ़ी है स्टेक होल्डर डेफिनेशन या नहीं पढ़ी हुई? आगे आ जाइए। इन वर्क as in all aspects of life must communicate, they have to give instructions, provide information। ऊपर वाली बात ही रिपीट, अब इस चैप्टर में काफी सारी बातें रिपीट होंगी। obtain information, communicate ideas, listen to the ideas of other people, announce decisions, tell other people what they intend to do and so on। का मतलब ये है कि किसी इदारे में कम्युनिकेशन इन वजूहात की बुनियाद पर होती है। बाज़ का सिंपली इन्फॉर्म शेयर करते हो, बाज़ का आइडियाज एक्सचेंज करते हो। ऊपर वाली बात ही आ गई ना, मकासद क्या हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के। The effectiveness of an organization depends to a large extent on the effectiveness of communication। ये पहले हमने पढ़ा था कि अगर इदारे में कम्युनिकेशन ठीक है तो इदारा कामयाब है। याद है कि नहीं याद? तो इदारे में अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है तो इदारा भी इफेक्टिवली चलेगा, सारे मैनेजर सारे एम्प्लॉयज इफेक्टिवली काम करेंगे। आगे आ जाओ। द प्रीवियस चैप्टर एम्फसाइज the point that messages senders should understand both the recipient and context in which the message is to be sent in order। पहले पढ़ा था कि जब भी जो सेंडर होता है उसको देखना है मेरा रिसिपिएंट कौन है, याद है कि नहीं याद? उसको देखना है मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। दिस चैप्टर तो फिर क्या करेगा ये चैप्टर? दिस चैप्टर फर्दर एनालाइजेस द कॉन्टेक्सचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्टेक्सचुअल मतलब वही सराउंडिंग फैक्टर सारे, and how they may impact the environment in which messages are। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इदारे के अंदर मौजूद जितने भी फैक्टर्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे इदारे में काम करने वालों को, मुझे जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। बारी बारी हम पढ़ेंगे। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है, ये तो पहले पढ़ाया हुआ, याद है कि नहीं याद? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? यस ये तो पढ़ी हुई है ना। क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन? एज अ सोशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? सोशल मतलब माशरे के लोग, माशरे के लोग कोई बातें तय करके, मैं माशरे का इंसान हूँ, आप भी माशरे से आए हुए हैं, हम माशरे के लोग कोई मामला तय करके आते हैं, इदारे में मुआहिदा करके आते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। इदारे के अंदर जो हो रहा है वो कंट्रोल है, स्कैन में जो हो रहा है वो कंट्रोल किया हुआ सब कुछ। ऑफ कलेक्टिव गोल, सारे इज्तिमाई तौर पे एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। दैट हैज अ बाउंड्री, स्कैन की बाउंड्री है कि नहीं है? सेपरेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, आगे माहौल से। याद है मैंने लिखवाई हुई है पहले? यस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन? याद है सबको भी? पहले लिखवाया कि नहीं लिखवाया मैंने? हाँ भैया आप बताओ। यस सर लिखवाया आपने। लिखवाया हुआ ना। क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन? में बताया था एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who work together for a common purpose from a defined premises which is separate from the society। है वही चीज लिखी हुई है यार। तो स्कैन्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माशरे से अलग है, सेपरेट है। इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन स्कैन में जो कुछ हो रहा है वो कंट्रोल्ड है भाई, यहाँ हर किसी की मनमानी नहीं हो रही। मैं भी अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंस्ट्रक्शंस के बाद पढ़ा रहा हूँ, मैं को अपनी मनमानी नहीं कर रहा इधर। आगे आ जाओ। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट, सारा नंबर किया, बल्कि एक मिनट ठहर जाओ यार, ये सारा चैप्टर नंबर किया है कि नहीं किया आपने? मैंने मार्क करवाया सारा चैप्टर? ओ यार नो सर। अब साथ साथ ही हम मार्क कर लेंगे, ठीक है? इसको एरो करो जहां लिखा हुआ है व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको एरो करो जहां लिखा हुआ है दी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मार्क करो, अगेन एरो करो, नीचे वालों को नंबर करो 1 2 3, जल्दी स्पीड अप। इसमें काफी मार्किंग है, नीचे जहां लिस्ट है नंबर करो, शाबाश जल्दी स्पीड अप। आगे आ रहा है नॉलेज ऑफ द अबव, ठीक है? फिर नीचे क्या आ रहा है? व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस, इसको भी एरो करो, नीचे फ्रेश नंबर करो। अब मैं पढ़ा लेता हूँ, ये ध्यान से करना है, इस चैप्टर में बहुत मार्किंग्स हैं। नीचे वालों को दोबारा करो, अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है? क्या हम पढ़ रहे हैं? दी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट। मैं आप बच्चों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपने समझ लिया ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, समझ लिया। अब मैं कहता हूँ देखो एफिड मरकज में कितनी स्कैन भी है, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं एसबीएम भी है, पैक भी है, सारे हैं। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे आपस में कंपैरेटर्स हैं। कंपैरेटर्स क्यों हैं? क्योंकि सेम गुड सर्विसेज सेल कर रहे हैं। यस मैं कहता हूँ ये अगर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या सारी एक जैसी हैं? कोई तो फर्क होगा ना यार। तो मैं आपसे कहता हूँ जब आपने ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्टिंग्विश करना है या डिफरेंशिएट करना है इन मंदरजा झेल
फैक्टर्स की बुनियाद पर आप इदारों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नंबर 1, ओनरशिप। पब्लिक का मतलब क्या होता है? सरकारी, प्राइवेट। प्राइवेट जो होती है, सरकारी मतलब या हुकूमत जिसकी मालिक हो, सरकारी इदारा है या प्राइवेट इदारा है। तो दो इदारों में डिफरेंशिएट करने का पहला तरीका क्या होता है? ये देखना होता है कि वो सरकारी है कि या प्राइवेट है। ठीक हो गया। आगे कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास है यार? एक शख्स के पास है, पूरी टीम के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। उसको कंट्रोल कितने लोग कर रहे हैं। एक्टिविटी, वो करता क्या है काम। आप भी कह सकते हो कि अब यहाँ कॉमन आएगा कि चारों इदारे, बैग, एसपीएम, सीपीओ, स्कैन्स, ये सारे एजुकेशनल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। ये सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने देखना है कि जहाँ इदारों को डिस्टिंग्विश कर रहे हो, ये जो फैक्टर्स अभी हम पढ़ रहे हैं इनको आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस, उसको उर्दू में लिखो यार। मतलब इदारा एक बिजनेस है या चैरिटी। बिजनेस के ऊपर लिखो फॉर प्रॉफिट और चैरिटी के ऊपर लिखो नॉट फॉर प्रॉफिट। आपने ये भी मालूम करना है। ठीक हो गया। आगे आप ओरिएंटेशन का मतलब क्या बताया? कि उसका मकसद क्या है यार, वो किस मकसद के लिए कायम किया गया है। ठीक है। आगे आ जाओ। साइज, यस, कितना बड़ा है यार? 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, कितने रकबे पर है, ये भी देखना होता है। तब ही आप दो इदारों को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब कहाँ वाक़या है, किस जगह पे वाक़या है भाई, ये भी देखो ना आप। ठीक हो गया। और फिर आगे लीगल स्टेटस, ये क्या लिखा हुआ है? जहाँ लिखा हुआ है ना इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, लिखो रजिस्टर्ड एज अ, लिखो द बिजनेस इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। द बिजनेस इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। आगे आ जाओ पार्टनरशिप। द बिजनेस इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप और फर्म। आगे आ जाओ, कहाँ थे ये? सोल ट्रेडर। द बिजनेस इज बीइंग रन by one person. The business is being run by, the business is owned and run by one person. सोल का मतलब होता है अकेला बंदा। तो इन बातों की बुनियाद पर आप ये कह सकते हो कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आपने ये भी देखना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस क्या है। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब लिखो पैसा कहां से लाया, अपना पैसा है कि कर्ज लिया बैंक वगैरह से। टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वहाँ? सारा काम मैनुअली होता है, रजिस्टर्स पर होता है या सिस्टम पर होता है। नॉलेज ऑफ द अबव विल असिस्ट द सेंडर। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो जो हम तो पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। वो कह रहे हैं अगर इन ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स को आप ज़हन नशीन कर लेंगे और इसको आप मद्देनजर रखेंगे तो फिर आप बेहतर तौर पे तैयारी करके आएंगे। आपको पता होगा ये इदारा बड़ा है, आपका इदारा ये। किसी भी इदारे में जाने से पहले हम कहते हैं किसी घर जा जाते हो, मालूम नहीं करते हो कहाँ जा रहे हैं, कैसा घर होगा। तो किसी भी इदारे में जाने से पहले उसके बारे में मालूमात तो हासिल कर लो ताकि आप बेटर प्रिपेयर्ड हो। ओके, यहाँ जाके ऐसे बोलना है, इससे बोलना है, इस स्टाइल से बोलना है, फलां फलां। ठीक है, पर तुम कम्युनिकेशन रहे हैं तो आपको पता हो वहाँ जाके मैंने कम्युनिकेशन कैसे करनी है। उसी के मुताबिक फिर आप मीडियम, चैनल और कंटेंट का इस्तेमाल करोगे। फिर आगे सवाल आता है व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट। सवाल ये पूछा जाता है आखिर इदारे बनाने की वजह क्या है यार, क्यों, द रीजन। द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, ये बुनियादी वजूहात हैं। दे कैन ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? इदारे बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक शख्स की जो खामियां होती हैं वो दूसरा शख्स पूरी कर लेता है। जब सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो एक शख्स की जो खामियां होती हैं वो काम जो वो नहीं कर पाता दूसरा बंदा कर लेता है, बिकॉज एवरीवन वर्क एज अ टीम। ये फायदा होता है।
दे कैन इनेबल स्पेशलाइजेशन, मतलब एक शख्स जो इदारे में काम कर रहा होगा वो एक डिपार्टमेंट में काम करता करता उस डिपार्टमेंट का माहिर बन जाएगा ना यार। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है एक सब्जेक्ट, कई सालों पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बन जाता है वो। सिनर्जीज का मतलब क्या होता है? क्या सारे बच्चे म्यूट किया करें, मैंने कितने फाका है? सिनर्जीज सर एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो। ये ऊपर लाइन पर तीनों मीडियम, चैनल और कंटेंट एक साथ आए हुए हैं, इनको थोड़ा वाज़ेह करते हैं। क्या मीडियम क्या होता है बताओ, पढ़ा नहीं हुआ आपने? मीडियम मैसेज और जरिए को कह सकते हैं, मैसेज भी कह सकते हैं, और चैनल चैनल जरिया, हाँ, और कंटेंट भी वही है, कंटेंट मीडियम। मैसेज। हाँ, तो यहाँ अब क्या बनेगा, यानी रिपीट किया है ना ये, मीडियम, चैनल एंड कंटेंट। कंटेंट ही असली मीडियम होता है, ये कंटेंट इज मीडियम इसी के मुख के मुताबिक। मीडियम इज कंटेंट, मीडियम मैसेज है और मैसेज ही पैगाम होता है, मैसेज ही कंटेंट होता है। सो मीडियम एंड चैनल आना चाहिए, मीडियम, चैनल एंड कंटेंट नहीं आना चाहिए। अगर कंटेंट आ भी जाता है तो कंटेंट का मतलब ही मैसेज है, समझा है? तीनों ठीक है, ठीक। बस ये मीडियम ही कंटेंट है, ये ऐसे आना चाहिए था, मीडियम और कंटेंट एंड चैनल ऐसे आना चाहिए था। वो लिखा है ऐसे, थोड़ा कंफ्यूज करता है। कंटेंट इज मीडियम, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट क्यों करती हैं। सिनर्जीज मतलब कॉम्बिनेशंस, यस, कैन बी आइडेंटिफाइड दैट सेव बोथ टाइम मनी, मतलब मुख्तलिफ लोग, लिखो मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल लोग और डिपार्टमेंट्स इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं और मुश्किल काम भी बाआसानी हो जाता है, कम वक्त में हो जाता है। सिनर्जीज का मतलब ये है मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल लोग, डिपार्टमेंट्स इकट्ठे मिलकर काम करो सारे। माइक्रोफोन। तो भाई स्कैन्स में हम जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारी अपनी अपनी स्किल है यार। जब सारे मिल के हम काम करते हैं तो हम कहते हैं सिनर्जीज में काम हो रहा है, और जब मिल के काम करते हैं तो फिर हम ज्यादा काम कर सकते हैं, सारों का अपना अपना नॉलेज और स्किल काम आ सकता है। दे कैन इनेबल द एक्यूमुलेशन, मतलब हासिल करना, एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एज वेल एज, और इदारा बनाने का मकसद ये भी, उनका हम हेडिंग ये पढ़ रहे हैं कि इदारा बनाया क्यों जाता है। मकसद ये भी होता है कि इनेबल एक्यूमुलेशन, इतने सारे लोगों को जब आप एक छत तले जमा करते हो तो आप इकट्ठा करते हो नॉलेज और तजर्बा, और फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं पूल बन जाते हैं। हम फैकल्टी मेंबर्स, हर किसी का हमारा अपना अपना तजर्बा है, वो सारे इकट्ठे होकर फिर आपस में मामलात शेयर करते हैं, तो एक बंदा सीखता भी है, एक दूसरे के तजर्बे से सीखते हैं तो पूरी टीम ही सीख जाती है, पूरी टीम का फिर जो है वो काबिलियत में इजाफा हो जाता है। The above can be summarized by saying that organizations have the ability to vastly improve productivity, मतलब वो जो काम कर रही है, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करना, गुड्स अच्छी प्रोवाइड करना, थ्रू ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स करना, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, डिफरेंट स्किल्स, एंड अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज़्यादा मुनाफा कमाना। तो हम अगर अलग अलग पढ़ाते हैं हम कम कमा सकते हैं, हम जब इकट्ठे मिल के इदारे में होते हैं तो इदारा ज़्यादा कमा सकता है। इकोनॉमीज़ का मतलब ये होता है कि आप कितना पैसा बना रहे हो लॉफुली, स्केल मतलब किस लेवल पर। तो जो स्कैन एज एन इदारा जिसमें सारे टीचर्स इकट्ठे आते हैं एक छत के नीचे, ये ज़्यादा पैसा कमा सकता है बजाय हम सारे अलग अलग अपना टाइम पे आप पढ़ाएं, उससे हम कम पैसा पढ़ाएंगे। जब एक छत से इकट्ठे होते हैं मकसद ही होता है मुस्लिमों को इकट्ठा करो ताकि वो सारे इदारे के लिए काम करो, इदारा मैक्सिमम पैसा कमाए। तो ये वो क्या है वजूहात, किसकी वजूहात हैं, इदारा कायम करने की वजूहात। ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट क्यों होती हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है यार, अ स्टेक होल्डर इज अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ स्टेक का मतलब क्या होता है, मफाद, मफाद, फायदा, इन दी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एन इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट, मतलब वो जो फायदा होता है उसका इंटरेस्ट, उसकी वो हिफाजत करता है और वो उसका ताल्लुक होता है उसका उस इदारे के साथ। मिसाल दूंगा भाई, स्कैन्स, मैं कहता हूँ सारे बच्चे स्कैन्स के स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब आप सबका मफाद जुड़ा हुआ है स्कैन से, क्योंकि आपको तालीम हासिल करनी है ना। तो मैं कहता हूँ चूंकि आपका मफाद जुड़ा हुआ है स्कैन से, आप सारे स्कैन्स के स्टेक होल्डर्स हो।
आप सारी फीसें अदा करते हो और तालीम हासिल करते हो, तो क्या स्कैन भी आपका स्टेक होल्डर है? यस, स्कैन्स का फ़ायदा भी आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप आओगे तो आमदनी आएगी ना। तो हम कहते हैं ये बच्चे और इदारे एक दूसरे क्या हैं? स्टेक होल्डर्स हैं, उनका मफाद जुड़ा हुआ है। आगे आ जाओ, अंडरस्टैंडिंग हु द स्टेक होल्डर्स आर एंड व्हाट मोटिवेट्स देम। अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं ये पता कराना कि आपका स्टेक होल्डर है कौन। भी स्कैन्स को बखूबी अंदाजा है उसका मेन स्टेक होल्डर कौन है, आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने आमदनी डालनी है ना। तो पहले मालूम ये करना है कि आपका मेन स्टेक होल्डर कौन है, और फिर ये मालूम करना है उनको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। तो आप आज बच्चे यहाँ बैठे हो, आप स्टेक होल्डर तो, लेकिन आपको मोटिवेट किसने किया? स्कैन्स के माहौल ने मोटिवेट किया है ना, तभी तो आप आए हो, वरना आप कभी ना आते। मोटिवेट्स देम इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव इन प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब भी इदारे ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, पहले देखो आपका स्टेक होल्डर कौन सा है, क्या चीज़ मोटिवेट करती है। तो अब जब आ गए हो आप लोग, स्कैन्स के अंदर आ गए, अब हम आपसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता था हमारे स्टेक होल्डर हो। आपने ये सारी स्कैन को देखा, बातें सुनी, अब आए हो। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्टिकुलर स्टेक होल्डर may not be motivated by saving money but rather achieving 99%। मिसाल दे रहे हैं, एक स्टेक होल्डर जो है, इसको याद नहीं करना यार, ध्यान करना, इसको ऐसी क्रॉस लगा दो। वो कहते हैं एक स्टेक होल्डर है, वो जो है वो क्या पता इस चीज़ से मोटिवेट हो रहा हो कि उसके पैसे बचने हैं, बट रादर अचीविंग, एक जो है वो कहता है मुझे पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि मुझे सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी। एक बंदा वो ये कहता है वन बाइंग एन इमरजेंसी फायर अलार्म, यानी एक बंदा इमरजेंसी फायर अलार्म लेने गया है, वो क्या कहता है पैसों का इशू नहीं है यार, बस मुझे सेफ्टी चाहिए। इन दिस केस वी शुड, तो अब वो क्या चाह रहा है बताओ, उसका मेन स्टेक क्या है, उसका मेन मफाद क्या है कि क्या प्रोवाइड की जाए उसको? सेफ्टी। वो कह रहा है पैसों का कोई इशू नहीं है। तो फिर दुकानदार को किस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए, उसकी पैसों पे कि सेफ्टी पर? ये in this case we should ensure that communication appropriately reflects the importance of the safety critical objective। Therefore when marketing the fire alarm system, दुकानदार है, the focus should be on safety features। भाई देखो तो वो स्टेक होल्डर चाह क्या रहा है, एंड सेविंग लाइव्स। ठीक हो गया। तो आपने किसी भी इदारे ने अगर अकल का मुजाहरा करना है तो ये करना है कि देखो आपका स्टेक होल्डर कौन है और वो क्या चाह रहा है। आगे इसको एरो करो आप, द टेबल बिलो आइडेंटिफाइज कॉमन स्टेक होल्डर्स। अब हम पढ़ेंगे रियल लाइफ के कुछ कॉमन स्टेक होल्डर्स और वो देखेंगे कि उनकी स्टेक क्या है। नीचे नंबर करो शाबाश लिस्ट को। गिव मी 2 मिनट्स यार, मैं आता हूँ। भाई किसी को पता हो मेरा टेस्ट किस टाइम शुरू होगा? किसी को पता है? हेलो, क्या हुआ, क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ टेस्ट वो किस टाइम सर कह शुरू रहे होगा, थे, पता किसी को? टेस्ट का? सर कह रहे थे ना कि क्लास के बाद, हाँ, क्लास के बाद वो क्लास के अपलोड बाद करवा ही। देंगे। हाँ, फिर आप रात कहते हैं रात 10 बजे तक सर्वर ऑन होता है, आप करें, ठीक है? हाँ बस ये बात।
अच्छा है, सॉरी अबाउट दैट। चलें आप पढ़ते हैं, हम इसको नंबर कर लें शाबाश, लिस्ट को नंबर कर लिया, यस। अब ये क्या है, हम ये एग्जाम्पल है भाई, ये स्टेक होल्डर का मतलब समझ लिया हमने। अब हम पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर्स और उनकी क्या स्टेक है, ठीक है। तो ऐसे कहोगे कौन सा स्टेक होल्डर और उसकी क्या स्टेक है। पहला स्टेक होल्डर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है, जो कंपनी में पैसा लगाता है। किस लिए लगाता है, ताकि उसको सालाना मुनाफा मिले। तो क्या स्टेक होगी उसकी, वो जो पैसे उसने लगाए हुए हैं। उर्दू में लिखना है तो लिखते जाओ आप। सिंपल एग्जांपल्स हैं ये। डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियन क्या होती है, देखो इदारे में काम करने वाले स्टाफ की नुमाइंदा जमात। ये सारे क्या है, ये सारे मुलाजमीन होते हैं कंपनी के। ये सारे इदारे के, चाहे डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, ये सारे इदारे के मुलाजमीन होते हैं। तनख्वाह दी जाती है इनको। इनकी क्या स्टेक है, लाइवलीहुड मतलब गुजर बसर ठीक हो, तनख्वाह मिले, आगे प्रमोशन हो, उनका इमेज ठीक हो, साख से बने रहे। ये लोग काम करने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कस्टमर, आप लोग कस्टमर है ना स्कैन के, आपकी क्या स्टेक है कि आपको अच्छा माल मिले, अच्छी सर्विस मिले। बस उर्दू में लिखते जाओ, बस एक एक ये आप भी तो कस्टमर ही हो ना यार। तो आपकी क्या स्टेक है कि आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, आपने पैसे लगाए हुए हैं। सप्लायर्स, मैं जो यहाँ हूँ, मुझे सप्लायर नहीं कहना, मैं हूँ सर्विस प्रोवाइडर। स्कैन सर्विस प्रोवाइडर है। स्कैन में जो लगी हुई चीजें हैं, ये सारी ऐसी पंखे, इनके सप्लायर्स हैं। समझ आ रहा है। तो सप्लायर्स का बताओ क्या मफाद होगा, उनका मफाद यही होगा ना कि उनकी चीजें बिकती रहें। ये जो पंखे लगे हैं यार, सारे सिस्टम पड़े हैं, जो एसी लगे हैं, इनका लाइटें लगी हैं, यही मफाद होगा। वो तो ही बैठे दुआ कर रहे होंगे अल्लाह का लाइट खराब हो दोबारा हमसे लेने आए। उनका यही मफाद है कि हमारी चीज बिके ना यार, और क्या है। लेंडर्स, बैंक्स, बैंक से क्या मफाद है कि लोग कर्जा लें, कर्जा लेंगे तो सूद आएगा ना, तो कमाई होगी। गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज क्या होती हैं, एजेंसी मतलब वो इदारे जो हुकूमत की पॉलिसी पर अमल दरामद करवाते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर एग्जांपल लिखो रोड्स, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, डैम्स, लाइब्रेरीज, ये सारे हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होती है, एम्प्लॉयज की फलाह बहबूद। और टैक्स, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है भाई, और उसकी एजेंसीज भी। और उनकी स्टेक क्या है, उनकी स्टेक क्या है कि मुल्क में ये तमाम चीज़ें बनाओ, रोड, सड़कें वगैरह, आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाओ। वजह, ताकि फिर टैक्स मिले ना हुकूमत को। हुकूमत कहाँ से कमाती है, हुकूमत तो टैक्स से कमाती है। हुकूमत ने आपके लिए तमाम सड़कें, रोड, पुल, ब्रिजेस बना दिए, पार्क्स बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, तमाम इदारे बना दिए, रेलवे स्टेशन बना दिया। हुकूमत कहती है कचहरियाँ बना दी, आपके लिए बना दी। फिर गवर्नमेंट कहती है अब ये आप इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि हमारे सारे पैसे लगे, हमें भी थोड़ा सा पैसा दें, वो टैक्स है। तो हुकूमत कहती है हम भी आपके स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि हमारी स्टेक है टैक्स कलेक्ट करना, हमें पैसा दो यार, हमारी स्टेक है, हम सारा निज़ाम देंगे तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो हमारी आमदनी होगी। लोकल कम्युनिटी क्या होता है, आपका मोहल्ला, आपका इलाका, आपका हल्का, इस हल्के से आप ताल्लुक रखते हो। पब्लिक एट लार्ज क्या होती है, अवाम नास, अवाम। तो अब जब विजुलाइज करें आप सबका अपना मोहल्ला और इलाका, और लोकल कम्युनिटी वाले हैं आप, उसी इलाके के रहने वाले लोग हैं आप, आपकी क्या स्टेक है। आपकी स्टेक भी है कि आपको सहूलियात मिले, रोड, गलियां पक्की हों, ड्रेन्स पक्की हों, स्ट्रीट लाइट्स पक्के हों, ऐसे है ना। हर टाउन का एक कम्युनिटी हॉल हो, कब्रिस्तान हो, प्ले एरिया हो, अच्छी मस्जिद हो, मार्केट हो, ऐसे ही है ना, अमन अमान की सूरत हाल हो। तो आपका भी ये मफाद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो आसपास। फिर एम्प्लॉय वेलफेयर का आपका ये भी मफाद है कि आपके जहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी ख़ास ख्याल रखा जाए। सोशल सस्टेनेबिलिटी, जहाँ लफ्ज़ आ जाए सोशल, माशरा, सस्टेनेबिलिटी मतलब लिखो माशरे को उसकी असल हालत में बरकरार रखा जाए, यानी माशरती अक़दार, रिवायात, रस्म व रिवाज, असूल।
ठीक हो गया? क्या है जी आपका? और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखो कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, बिजनेसेस, कि बिजनेसेस की भी जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, उस इलाके के लोगों को नौकरियां दें, इलाके में पोल्यूशन ना फैलाएं। ठीक है, और क्या हम पढ़ रहे हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारा माहौल भी स्टेक होल्डर है यार। माहौल क्या स्टेक होल्डर है? क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट भी हम पे रिलाय करती है कि हम उसका ख्याल रखें, दरख्त ना काटें, पानी पोल्यूट ना करें, दरियाओं को साफ रखें, नहरों को आबाद रखें। तो माहौल भी हमारा स्टेक होल्डर है, उसकी स्टेक यही है कि हम उसका ख्याल रखें, लकड़ियां जलाएं लेकिन साथ दरख्त, जैसे दरख्त लगाना सदका जारी है, तो ये भी उसकी एक स्टेक है। यहाँ तक कोई सवाल जी? ऐसा नहीं मान, आगे पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस। पहला क्या आ रहा है? इसको एरो करो, यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आगे इसको एरो करो, नीचे आ रहा है यूजफुल इंफॉर्मेशन। फिर इसको एरो करो, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो नीचे जो लिस्ट आ रही है उसको आप नंबर कर लें। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में पहले आ रहा है फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कंपैरेटिव, इसको 1 2 3 करो। फिर इसको वंस द लीडर्स को एरो करो, फिर नीचे दोबारा नंबर करो 1 2, ये अलग है ये। फिर इसको एरो करो फंडामेंटली को, जल्दी स्पीड अप, शाबाश। फंडामेंटली दी ऑर्गेनाइजेशन विल नीड, इसको एरो करो, नीचे दोबारा 1 2 3 नंबर करो। इसको एरो करो, फंडामेंटली को एरो करो। फिर लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, दोबारा एरो करो इसको, नीचे 1 2 करो। फिर दोबारा एरो करो यूजफुल इंफॉर्मेशन को, दोबारा नंबरिंग करो नीचे। फिर नीचे आ रही है जहाँ मेरा एरो है फर्दर टू दी अबव, इसको एरो करो, नीचे नंबर करो। फिर दोबारा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को भी नंबर किया करो, इनको नंबर, हाँ नंबर भी करो, शाबाश। ये आ रहा है अपना सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजफुल आ गया, सोर्सेज को भी एरो करो, नंबर करो। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसको भी एरो करो, नीचे नंबर करो, शाबाश। नंबरिंग लाजमी करनी है सबने, करो शाबाश। ठीक है, आप पढ़ते हैं इसको, चलें जी। ये आ रहा है इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्कैन्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्कैन्स के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है और आखिर उस इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है यार, वजह। यूजर्स, तो इदारा भी इंफॉर्मेशन का एक यूजर है। एज वी सॉ इन द प्रीवियस सेक्शंस, organizations must be aware of a broad range of stakeholders, each of whom has differing, मतलब लिखो different, often competing, मतलब एक जैसी गुड सर्विसेज करते हैं वो प्रोवाइड। दिस अल्टीमेटली मैनिफेस्ट, मतलब दिस शोज with organizations forming key strategies covering, मतलब इदारा जो है पहले इदारे को क्या पता करना है, पहले उसको ये पता करना है कि उसके मेन स्टेक होल्डर कौन से हैं। पहले इदारे क्या जिम्मेदारी है कि वो पता करे कि उसके मेन स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। जब वो अपने स्कैन ने पहले आइडेंटिफाई किया है ना, आप बच्चे उसके मेन स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि इनकम तो आप लोग लाते हो। तो स्कैन ने पहले मालूम किया इसके मेन स्टेक होल्डर क्या होते हैं, और फिर स्टेक होल्डर को पता कराने के बाद फिर क्या करता है इदारा, वो अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करता है। तो पहले क्या करना है, अपने मेन स्टेक होल्डर की निशानदेही करनी है, और निशानदेही करने के बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करना है। स्ट्रेटजी मतलब मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करना है, और जो मुस्तकबिल का लाहे अमल होगा वो इन 3 चीज़ों पर होगा, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट। अब इसको उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखा है छोड़ दो।
फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ से लाया जाएगा, या ज़ाती पैसा होगा या कर्जे का होगा, या ज़ाती पैसा होगा या कर्जे का होगा। और आगे देखो, फिर क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट, वो पैसा कहाँ लगाया जाएगा। वो पैसा कहाँ लगाया जाएगा। कंपैरेटिव, ये लिखो मार्केट में, फिर compete कैसे किया जाएगा। मार्केट में compete कैसे किया जाएगा, इन तीनों को याद कर लो बस। ये जब भी कोई इदारा अपने क्या करेगा, सेटअप होगा, तो उसने इन तीन चीज़ों को देखना है कि पहले उसने क्या करना है और फिर वो आगे compete करेगा। पहला हमें ये देखना है कि वो पैसे कहाँ से अरेंज करेगा, फिर उसके बाद पैसे कहाँ लगाएगा, मशीनों पे लगाएगा, लोगों पे लगाएगा, और फिर उनसे कैसे compete करेगा। ठीक हो गया जनाब। आगे आ जाओ। Once the leaders of the organization, for example the directors of business or a board of trustees, ये लिखा है ना board of trustees और directors, इसको ऑनलाइन लिख दो, कंपनी को चलाने वाले बड़े सबसे बड़े अफसरान। यार ये क्या मतलब होता है, कंपनी को चलाने वाले सबसे बड़े अफसरान को हम कहते हैं ये। आगे आ जाओ भाई, ठीक हो गया। Once the leaders of the organization, for example directors, board of trustees in a not for profit organization, क्या होता है, charity, देखो charity, not for profit क्या होता है, charity, charitable institution कहते हैं इसको यार। have agreed the mission, इसके उर्दू में जुमला बनाओ, वरना समझ नहीं आता। लिखो इस सारे का उर्दू में जुमला बनाओ कि जब इदारे के अफसरान, जब इदारे के चलाने वाले बड़े अफसरान, उर्दू में लिखो शाबाश, इसका इदारे को चलाने वाले बड़े अफसरान मुस्तकबिल का लाहे अमल तय कर लेते हैं, लिखो मुस्तकबिल का लाहे अमल तय कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रैटेजी, ब्रैकेट में लिखो स्ट्रैटेजी, तो फिर तमाम मैनेजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, ये इसका मतलब होता है। पर हम कम्युनिकेशन ही रहे हैं यार, तो इदारे के बड़े अफसरान जब सारी स्ट्रेटजी तय कर लेते हैं, फिर सारों को कम्युनिकेट करते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे यार। हैव एग्रीड द मिशन क्या होता है, वही आपका टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स। द लीडरशिप टीम मस्ट कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। वो जो इदारे के, देखो जब स्कैन बना होगा, स्कैन के जो मालिकान हैं, जो बड़े अफसरान जो इसको चला रहे हैं, उन्होंने जब ये तय किया होगा कि हमने स्कैन को ऐसे चलाना है, वो सारी मालूमात उन्होंने हम तक कम्युनिकेट की है नीचे तक कि आप सब ने मिल के हमारा ऐसे करना है। जो लीडरशिप टीम है स्कैन की, उन्होंने हम तक ये सारी बातें पहुंचाई है ना। फिर आगे सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन जो आगे हम करेंगे और वो करेंगे, within and external to the organization should always be appropriate in the context of those organization commission। अब इसका जुमला ये बनेगा, और फिर इदारे के अंदर और इदारे के बाहर भी जो कम्युनिकेशन होगी वो उसी लाहे अमल के मुताबिक ही होगी। तो इदारे के बड़े अफसरान जो इदारे को कायम करते हैं, वो आगे सारी मालूमात पहुंचाते हैं, और उन सारी मालूमात को पहुंचाने का मकसद ये होता है कि सारे लोग मिल के इदारे के बेहतरीन मफाद में काम करें। जैसे मैं कर रहा हूँ यार, तो मुझ तक इदारे के बड़े अफसरान ने सारी मालूमात पहुंचाई हैं ना यार, मुझे कम्युनिकेट की हैं, वो लाहे अमल मुझ तक पहुंचाया गया है, और मैं उस लाहे अमल के मुताबिक ही काम कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन ही हो रही है। दी अबव मॉडल क्रिएट्स, इसको लाइन करो, ऑर्गेनाइजेशनल लैंडस्केप का एक और दो और लफ्ज़ लिखो, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, याद है
ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, लैंडस्केप के ऊपर लिख लो ना यार, चार्ट और हायरार्की मतलब इदारे के बड़े अफसरान से लेके छोटे अफसरान का पूरा मॉडल, ठीक है, बड़े अफसरान से लेके छोटे अफसरान का सारा समझ आ गया। ऊपर आ गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नीचे आ गया सीईओ, नीचे आ गए मैनेजर्स, तो ऊपर से लेके नीचे तक जब सारे अफसरान का लिखा होगा हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन गया है, हायरार्की या लैंडस्केप मतलब एक नज़ारा बन गया है यार, और क्या है ये। दैट गिव्स क्रेडिबिलिटी मतलब एतमाद, जस्टिफाइबिलिटी, हर आवाज़ ना भाई, जस्टिफाइबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जवाबदेही, हर बंदा जहाँ काम कर रहा है वो जवाबदेह होगा। बेंचमार्क क्या होता है, क्राइटेरिया अगेंस्ट विच ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी मेजर्ड, यानी जब इदारे के तमाम बड़े से छोटे अफसरान का एक चार्ट बन जाएगा तो हमें बात का तय हो जाएगा कि छोटा अफसर बड़े अफसर को जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, हर बंदा अपनी जगह पर काम कर रहा है और ये पूरा इदारा इस तरह चलेगा और हर बंदे की परफॉर्मेंस भी मेजर होगी। फंडामेंटली द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड, ये अलाइन करो इसको, फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये वो कह रहे हैं ऊपर हमने इदारा बना लिया, इदारे ने स्टेक होल्डर्स का तयन कर लिया था, स्टेक होल्डर्स का तयन करने के बाद नीचे तमाम मालूमात कम्युनिकेट की थी, ऊपर से नीचे तक सारा एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन गया था, हर बंदा अपनी जगह पर काम कर रहा है, हर बंदा अपनी जगह पर जवाबदेह है, लेकिन इन तमाम कामों को करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत चाहिए होती है, फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि स्कैन में मौजूद है कंटेनिंग इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी शेयर्ड, इसको भी एरो किया था हमने। तो मैं कहता हूँ स्कैन्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम फाइनेंशियल सिस्टम्स मौजूद हैं। जब आप आओगे कैंपस में आप देखोगे हमारा अकाउंट्स ऑफिस है, उधर 3rd फ्लोर पे है, तो अकाउंट्स ऑफिस में सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अब ये भी लिख लो उर्दू में, ये भी आना समझ नहीं आएगा, ये लिखो प्लानिंग का मतलब क्या होगा कि हाँ, अवेलेबल फंड्स लिखो, अवेलेबल फंड्स की बुनियाद पर, अवेलेबल फंड्स की बुनियाद पर यह तय किया जाएगा या ये मुस्तकबिल के फैसलों का दारोमदार होगा। रिसोर्सेज में क्या शामिल आता है, बंदे और मशीनें तमाम, कि हमने क्या इस्तेमाल करना है, क्या ख़रीदना है, किसको क्या देना है। आगे आ जाओ, कंट्रोल का मतलब क्या होगा, लिखो इस बात पर नज़र रखी जाएगी कि पैसा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, जो इंग्लिश में लिखा है इसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। क्या मतलब होगा कि इदारा में जो खरीदो फरोख्त होगी, जो गुड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होगी, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जो लोग काम कर रहे होंगे उनकी कारकर्दगी का भी तज्जिया किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग। और फिर इन तमाम के ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, इन तमाम के मद्देनज़र में इन तमाम को कंसिडर करते हुए एक बेहतरीन फैसला किया जाएगा। ये अगर मैं सारे को समराइज करूं, अभी ये चारों पॉइंट्स हैं कि इदारे में जितने भी ये काम होते हैं सारे पैसे की बुनियाद पर होते हैं। पैसे की जो मालूमात हैं उसको मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि एक होती है जनरल इंफॉर्मेशन, एक होती है फाइनेंशियल। तो क्या स्कैन्स में किसी इदारे में माली मामलात से मुतल्लिक जितने आगाही है वो कौन देगा, फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बलबूते पे इदारा क्या करेगा, आगे प्लानिंग करेगा कि आगे हमने क्या क्या काम करना है और किन किन को क्या क्या पेमेंट करनी है, कंट्रोल। और जब ये काम किया जाएगा उस पर नज़र रखी जाएगी, उसका कोई मैनेजर रखा जाएगा, वो नज़र रखेगा। रिकॉर्डिंग उस दौरान जो खरीदो फरोख्त होगी तमाम की रिसीट्स और वाउचर्स रखे जाएंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर की जाएगी कि वो कैसे कर रहे हैं, और इन सारों की बुनियाद पर फिर बेहतरीन फैसले किए जाएंगे जो इदारे के मफाद में होंगे। यस, कोई सवाल भाई यहाँ तक? ये सारा चैप्टर में काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें हैं, मैं बारी बारी समझाऊंगा, ठीक है। काफ़ी सारी बातें रिपीट होंगी इस चैप्टर में, जो समझना है पूछो भैया। यहाँ तक एनी क्वेश्चन सो फार? नमस्ते।
बस ये लास्ट पढ़ लेते हैं ये वाला। Yes, levels of information. There are 3 broad levels. Scan में भी ये हो रही है। 3 levels पर म्यूट करो यार माइक्रोफोन। 3 levels पर कम्युनिकेशन होती है। Strategic, tactical, 3 लफ्ज याद करो। Strategic, tactical and operational. Strategic मतलब क्या लिखा हुआ है? देखो लॉन्ग टर्म डिसीजन 3 से 5 साल प्लानिंग यार, और टैक्टिकल 1 साल तक, और ऑपरेशनल डे टू डे। भाई स्कैन्स भी रोजमर्रा के रोज भी फैसले करते हैं, आज पानी ले आओ, ये ले आओ, लाइट खराब हो गई है, रोजमर्रा की बुनियाद पर किए गए फैसले। 1 साल फॉर एग्जांपल कुछ सप्लायर बदलना है पानी का यार, एसी का सप्लायर बदलना है, सिस्टम का सप्लायर बदलना है, और कोई नई ब्रांच बनानी है, मतलब बहुत बड़े फैसलों के लिए 3 से 5 साल प्रोग्राम, दरमियाने फैसलों के लिए 1 साल प्रोग्राम, और रोजमर्रा के मामलात के लिए ऑपरेशनल। रोजमर्रा मामलात ऑपरेशनल, दरमियाने टैक्टिकल सब्जेक्ट। सवाल यहाँ तक। हाँ जी, नो सवाल सर। किसको समझ नहीं आ रही भाई? हाँ भाई, उजैर, सिकंदर, जोया, कैसर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रही समझ। जोया, आ रही है समझ सर। शमसा, कमर, सैयद, इस्माइल, शाह, आ रही है समझ सर। और कौन है? राना, अनीब, जाहिद। आ रही है सर। अब्दुल बासित, बासित आपका फर्स्ट डे आज? बासित, बासित, अब्दुल शकूर, आप बताओ बच्चे। यस सर। फर्स्ट डे आपका आज? सर हाँ नहीं सर। नो हाँ, सर। रोज आते हो? जी सर। और ये क्या नाम है इसका? अली सदीकी। हाँ भी अली, सब ठीक चल रहा है कि नहीं? अली, यस अताउर रहमान। यस सर, आ रही है समझ। बस आज के इतना ही काफ़ी है यार। मैं अभी टेस्ट आपको अपलोड करवा रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी ईमेल कर रहा हूँ आईटी वालों को। और आपका बैच कौन सा? 7 है, ठीक है? चैप्टर 1 तैयार है कि नहीं तैयार सबका? अभी जी अपलोड सर, होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रात तैयार। 10 बजे तक सर्वर ऑन होता है, सारे बच्चे अटेम्प्ट करें। दरमियान में कोई प्रॉब्लम आती है लेट मी नो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शुएब भी हैं आईटी वाले, उनको भी कॉल कर सकते हो, मुझे बताओ, तसल्ली से वो करना, ठीक है? बस आज के इतना ही काफ़ी है। जाओ आप, शाबाश, खेलो कूदो, मज़े करो, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और खाना शाना खा के उसके बाद तकरीबन लास्ट क्लास के बाद ही सर टेस्ट करें ना। हाँ ठीक है, ठीक है, रात 10 तक कर सकते हो आप, ठीक है? चलो, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।